मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। धुरंधर में अजय साहन्याल का ये डायलॉग आज की हमारी स्टोरी से बहुत मेल खाता है। चलिए पहले आपसे एक सवाल करता हूँ, भारत नक्सल फ्री कैसे हुआ? इसका जवाब आपको आज इस स्टोरी में मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप बस पैम्फलेट देखते रहिए। 31 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी, इंडिया इज नाउ नक्सल फ्री। लेकिन ये कैसे हुआ? इसके पीछे पूरी कहानी है और ये कहानी आज हम आपको बताएंगे नंबर्स और डेटा के साथ। एक्स अकाउंट द मैट्रिक्स ने एक रिपोर्ट पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बीते 22 सालों में पॉलिटिकल विल और काइनेटिक आउटकम को क्वांटिफाई करके बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है। तो पहला जो टर्म है वो है पॉलिटिकल विल या राजनीतिक इच्छा शक्ति। अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देखिए। पॉलिटिकल विल दिखाने के लिए टोनैलिटी स्कोर का इस्तेमाल हुआ है। पहले आप 2004 से 2013 का ये समय देखिए। इसमें जो आप लिखा है वो जो शुरू होता है 35 से, 2013 का -35 से -35 से, और 2013 तक ये पहुंचता है कहाँ पे? 10 पे, 10। अब 2014 से देखिए जब मोदी सरकार आती है, स्कोर सीधा जाता है 35, फिर अगले साल 45, 50, 55, ऐसा करते करते 2026 में ये पहुंच चुका है कहां पे? 100 पे, 100। 2004 से 13 तक यूपीए का शासन था। द मैट्रिक्स ने उस दौरान सरकार की टोनैलिटी मेजर की है। ये वो दौर था जब मनमोहन सिंह पीएम थे, सोनिया गांधी सुपर पीएम, राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग और उनके एडवाइजर्स थे माओवादी सिंपैथाइजर्स। कांग्रेस के शासन में नक्सलवादियों से भीख मांगी जाती थी कि सीज फायर कर दीजिए सर जी। गृह मंत्री चिदम्बरम का नक्सलवादियों के लिए बयान रहता था कि भले आपने हमारे 76 जवान मार दिए, लेकिन आप हमसे बात कीजिए। हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह रहे हैं, हथियार अपने पास रखते हुए आप बात कीजिए। We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that. Because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. सच ये था कि अगर कोई नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की सोचता भी था तो एनएसी में बैठे लेफ्ट लिबरलवादी या कहें तो अर्बन नक्सलवादी उसके खिलाफ प्रचार किया करते। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो तुरंत उसके बाद आप देखिए ये टोनैलिटी स्कोर कैसे एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है, कैसे ऊपर गया। क्योंकि नई भाजपा सरकार में जो लोग बैठे थे उन पर कोई आइडियोलॉजिकल दबाव नहीं था। पॉलिसी साफ बनाई गई, माओवाद नक्सलवाद को जड़ से मिटाना है। फिर 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने बकायदा टाइमलाइन बनाई कि कब देश नक्सल मुक्त होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति में बदलाव आया और इसका असर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कैसे दिखा उसे समझने के लिए आपको मैं थोड़ा और डेटा समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। मान लीजिए अगर 2014 में कांग्रेस जीत जाती तो भारत में नक्सल मूवमेंट पर क्या असर पड़ता? आप वीडियो पॉज करके ये सोचिए और सोचने के बाद प्ले कीजिए। अगला भाग शुरू होता है। वीक मैन मेक हार्ड टाइम्स। जब नेतृत्व कमज़ोर हो, अपनी पॉलिसी के लिए नक्सली विचारधारा के लोगों पर डिपेंड करे, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, तो फिर सवाल ये है कि वो नेतृत्व कैसा फैसला लेगा और इसका परिणाम क्या होगा। नेतृत्व की इस कमी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। आम नागरिक नक्सल अटैक के शिकार हुए। आप स्क्रीन पर ये ग्राफ देखिए। ये स्क्रीन में ये ब्लू वेव देख रहे हैं। आप देखिए 2010 में ये ब्लू वेव जब यूपीए शासन था तब कैसे इतनी बड़ी है। इसमें जो ये ब्लू वेव है ये डेथ ऑफ सिविलियंस है, ऑरेंज में सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड और रेड में डेथ ऑफ टेररिस्ट इंसर्जेंट्स माओइस्ट्स। देखिए कि ये 2014 से पहले ब्लू वेव कितनी बड़ी थी, 2010 में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। जब यूपीए सरकार के नेतृत्व के पास नक्सलियों से निपटने के लिए इच्छा शक्ति की कमी थी, जब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बांधे रखे, तब सिविलियन डेथ्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। सोचिए नक्सल राज कितना बुरा था। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि कैसे नक्सलवादी अपने कंट्रोल वाले एरियाज़ में कैंगरू कोर्ट चलाते थे जिनमें वे किसी के भी खिलाफ कोई भी सज़ा सुना दिया करते थे। और 2014 के बाद जब राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ हुई तो सिविलियन डेथ्स में कमी आई। हम अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो क्योंकि अब इसमें देखना रेड वेव जो है वो 2014 के बाद से कैसे कैसे इसमें इजाफा हो रहा है, साथ में जो ऑरेंज वेव है सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ जो किल्ड हुए उसमें कैसे कमी आई। तो नक्सली इसमें दिख रहा है कि नक्सली मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ में कमी आई। एक बार राजनीतिक इच्छा शक्ति आई तो फर्क अपने आप दिखने लगा।
अगर आप नक्सल प्रभावित रीजन में रहे हैं, आपके अगर माता पिता रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, खुद समझ सकते हैं कि कैसे ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं जो इस ग्राफ में है वो ग्राउंड रियलिटी दर्शाता है। अब अपनी स्क्रीन पर ये तीसरा ग्राफ देखिए, माओइस्ट इंसिडेंट्स, यानी कि इसमें 2 लाइन्स हैं, आप रेड वाली लाइन पे ध्यान दीजिए जो रॉ इंसिडेंट्स हुए। तो ये जो लाइन है, अब 2014 से पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, तो देखिए लाल लाइन कैसे उस समय ये कितनी ऊपर है। आप इसमें देखेंगे 2010 का ये जो समय है, इसमें है कि लगभग 481 माओइस्ट इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। ये समय सबसे ज़्यादा वॉयलेंट माना जाता है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, नक्सलवादी कभी भी सीआरपीएफ की गाड़ियों को निशाना बना दिया करते थे, नेताओं के काफिलों पर हमले होते थे और बदले में सरकार की तरफ से बस संवेदना आती थी। वापस इस ग्राफ पर अगर जाएं तो वही होता है जो पहले के 2 ग्राफ्स में हुआ। 2014 के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे माओइस्ट इंसिडेंट्स में कितनी कमी आई है। 2026 में केवल 19 इंसिडेंट्स हुए हैं। पिछले ग्राफ से अगर आप इसे रिलेट करेंगे तो इच्छा शक्ति बढ़ी, नक्सलवादियों का खात्मा शुरू हुआ और फिर अपने आप नए नक्सल अटैक्स में कमी आई। सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, आज भी अगर नक्सलवादियों या माओवादियों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाली सरकारें होती, तो क्या पता आज देश में नक्सलियों का प्रभाव कितना और कैसा होता। इसका परिणाम क्या होता, आप इसे समझ सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक मैंने कई बार ये शब्द राजनीतिक इच्छा शक्ति इस्तेमाल किया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि नेतृत्व केवल संसद में गुस्से होकर नक्सलवादियों के खिलाफ बयान देता फिरे। वो गुस्सा, वो इच्छा शक्ति एक्शन में कन्वर्ट भी तो होना चाहिए। इसी के साथ आप अगला ग्राफ देखिए जिसमें टर्म है एक्शन इंडेक्स, एक्शन इंडेक्स या काइनेटिक ट्रांसलेशन। अब इस लाइन को देखिए, जो ये रेड लाइन है, इसमें ये 22 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक समय एक्शन इंडेक्स -0.12 पे था, ये एक समय है 2004, और अब जंप कीजिए 2026 में ये जो एक्शन इंडेक्स है ये 0.35 पे पहुंच चुका है। मतलब ग्राउंड पर ऑपरेशन कमज़ोर थे, माओवादी बहुत डोमिनेंट थे। सरकार उस समय यूपीए सरकार डिफेंसिव मोड पर थी, लेकिन ये तब बदला जब 2014 में मोदी सरकार आई, उसने ऑफेंसिव मोड चुना, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में तेज़ी आई। 2016 और 2022 की जो ये पीक है, आप देखिए 1.44, 1.56, 2016 और 2022। सरकार ने इस समय डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स जैसी फोर्सेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जैसे कि ड्रोन्स और सिगेंट। इस रणनीति ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ कॉरिडोर जैसे क्रॉस बॉर्डर ठिकानों को जकड़ दिया। जंगल जो कभी माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना हुआ करते थे, अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहे। यही तो सबसे बड़ा बदलाव था। अब यहाँ पर वीडियो में जब हम मिडिल में पहुँच चुके हैं, आपके मन में एक सवाल तो शायद ज़रूर आ गया होगा, नक्सलवाद की समस्या तो दशकों से थी, तो फिर ये काइनेटिक एक्शन में इतनी देरी क्यों हुई? दरअसल पहले की सरकारें अगर समय से इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती तो शायद देश का लाखों करोड़ों का नुकसान बच जाता, हजारों जिंदगियां बच जाती। दोस्तों, अब जब आप नक्सलवादियों पर एक्शन करोगे, हथियार उठाने वालों को खत्म करोगे, तो उन पर मानसिक दबाव तो पड़ेगा, मतलब साइकोलॉजिकल थोड़ा इम्पैक्ट तो दिखेगा। एक तरफ सरकार का भीषण एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ सरकार का सॉफ्ट हैंड भी था कि यार अगर कोई उग्रवादी वापस मुख्य धारा में आना चाहता है, बंदूक छोड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत क्यों ना हो, इसका असर क्या हुआ, ये जानने के लिए अब आप स्क्रीन पर ये ग्राफ देखिए। माओइस्ट सरेंडर्स, यहाँ पर जो सबसे बड़ा बार है वो 2016 में है। इसमें एक फिगर है 3239, 3239 माओवादियों ने सरेंडर किया। फिर 2022 में जो दूसरा सबसे बड़ा बार है, 2855 ने माओवादियों ने सरेंडर किया। इसका मतलब आप समझे, जो अभी तक ग्राफ में डेटा मैंने आपको बताया, ये उस सबका साझा परिणाम था। राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ी, नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस हुए, नक्सलवादियों के डेथ फिगर्स बढ़े और सिविलियंस के कम हुए, और इसका परिणाम हुआ कि 2014 के बाद से नक्सलवादियों, माओवादियों ने सामूहिक सरेंडर शुरू किया। बड़े बड़े नक्सल कमांडर्स ने अपने हथियार टाले। आप खुद याद कीजिए, बीते 5 वर्षों में आपने ऐसे कितने फोटोज, वीडियोस देखे हैं जिनमें नक्सलवादी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या सिविल सर्वेंट के सामने सरेंडर कर रहे थे। अब बस एक लास्ट ग्राफ बचता है, लेकिन ये 20 वर्षों की लड़ाई का पूरा निचोड़ है। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक्स। यहाँ 3 लाइंस हैं, लाल मौतें, पीली हमले, हरी गिरफ्तारी और सरेंडर।
2005 से 2010 का ये समय देखिए, ये वो दौर था जब लाल और पीली लाइन आसमान छू रही थी। हमले भी ज़्यादा होती थी, मौतें भी ज़्यादा, क्योंकि जंगल पूरी तरीके से माओवादियों के कब्जे में था। फिर 2014 का समय आया, हरी लाइन यानी अरेस्ट और सरेंडर्स, ये देखिए कैसे बिल्कुल नीचे जाती है अचानक से, और यहीं से कहानी पलटनी शुरू होती है। हरी लाइन ऊपर जा रही है और उसी समय लाल और पीली लाइन तेजी से नीचे गिर रही है। यही है वो स्ट्रक्चरल रिवर्सल जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल कर रख दिया। अब स्टेट सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, स्टेट डिक्टेट कर रहा था। 2016 फिर 2022 हरी लाइन में मैसिव स्पाइक्स आए, हजारों सरेंडर, सैकड़ों अरेस्ट, और उसी समय लाल यानी हमले एकदम खत्म हो जाते हैं। सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी छूट दे रखी थी, नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान बहुत तेज हो रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आया था कि कांग्रेस काल के माओवादी सपोर्टर्स भी सरकार से गुजारिश करने लगे कि यार सीज फायर बंद कर दो, हमारे साथियों को छोड़ दो। सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, इसके लिए आप गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। हथियार डालिए, सरकार आपकी सारी मदद करेगी। बाकी जिन्होंने सीज फायर की मांग की ताकि वापस से संगठित हो सके, उनका सरकार ने हिसाब चुकता किया। दोस्तों, अगर आज हम नक्सलवादियों से सुरक्षित हैं, अगर हमारा परिवार, आपका मेरा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान वाले किसी नक्सलवाद का शिकार नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, सरकार ने मुट्ठी बंद की। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश के कई हिस्से सिर्फ उग्रवादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे होते। और ऐसा देश जो अंतर युद्ध में जकड़ा हो, क्या वो कभी पॉलिटिकली फाइनेंशियल पावर बन सकता है? दोस्तों, ये सिर्फ एक रिपोर्ट मत समझिए, ये इतिहास का एक पन्ना है। आज की जनरेशन जिन्हें नहीं पता कि माओवाद और नक्सलवाद कितना भयंकर था, कितना भयावह था, उनके लिए यह तथ्य जानना अति आवश्यक हो जाता है। ये भी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के कारण वर्षों तक इन उग्रवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए आप कृपया करके इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सके तो लिंक अपने दोस्तों, परिवार, खासकर नई जनरेशन के साथ ज़रूर साझा करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई अन्य टॉपिक पर आप विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।